Hello everyone. Welcome to second class of corporate and business law. Previous class was an orientation session जिसमें हमने कोर्स के बारे में डिस्कशन करी थी that what this course is about and what is the paper structure and what will be our study approach. आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज इंग्लिश लीगल सिस्टम जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हाईलाइट किया था दैट इट वर्थ 10 मार्क्स. English legal system, we have two chapters. One is law in legal system, and the second one is sources of law. So now let's start our discussion on the first topic, English legal system, and its first chapter, law and legal system. सबसे पहला सवाल जो इस चैप्टर में आपसे किया जाता है वो ये है कि व्हाट इज लॉ. लॉ क्या है? व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? तो अब देखें बेटा, कोई भी सोसाइटी जो इवॉल्व करती है, जो डेवलप होती है, वो कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स की बेसिस पर डेवलप होती है. बेटा आज आप किसी डेवलप्ड कंट्री को उठा लें, अमेरिका पिकअप कर लें, आप यूके की बात कर लें, आप किसी भी अच्छे यूरोपियन कंट्री की बात कर लें, तो उन सोसाइटीज में जब हम वेकेशंस के लिए भी जाते हैं तो हमें क्यों मजा आता है? क्योंकि उधर लॉ बहुत अच्छा है, उधर लीगल सिस्टम बहुत अच्छा है और उधर लोगों के राइट्स को वैल्यू किया जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सोसाइटी कि उधर लॉ हो, रूल्स हो, प्रिंसिपल्स हो, राइट्स ऑफ द पीपल को वैल्यू किया जाए. अब देखिए बेटा, किसी भी सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उन्हें फॉर्मल कर लें, अगर हम उन्हें डॉक्यूमेंट कर लें, तो हम उन्हें लॉ का नाम देते हैं. और अगर वो अनडॉक्यूमेंटेड प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो अनडॉक्यूमेंटेड उसूल हैं, तो हम उन्हें एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज का नाम देते हैं. सो लिसन टू मी केयरफुली. बेटा कोई भी सोसाइटी है, उधर रूल्स एंड रेगुलेशंस नेसेसरी हैं. राइट्स ऑफ पीपल जानना जरूरी है. हर बंदे को उसके राइट्स, उसकी लिमिटेशंस ये जानना जरूरी है. अब इसके लिए फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड है तो हम उसे लॉ बोलेंगे. अगर वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स, वो राइट्स, वो ड्यूटीज फॉर्मल हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, तो वो लॉ है. और अगर वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं तो हम उन्हें मॉरल वैल्यूज का नाम देते हैं, इखलाकियात. अनडॉक्यूमेंटेड इनफॉर्मल थिंग्स, उन्हें हम एथिक्स का नाम देते हैं. सो व्हाट द लॉ इज, हाउ इट इवॉल्व, दुनिया में लॉ कैसे बना, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, ये तमाम डिस्कशन हमारी इस चैप्टर के अंदर होगी. देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी अनडेवलप्ड कंट्री में रहते हैं, जिसे हम डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, तो आपको उधर लैक ऑफ लीगल सिस्टम नजर आएगा, लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क नजर आएगा. लोग एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. मुझे किसी की प्रॉपर्टी में एंटर नहीं होना, मुझे अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे यूज करना है कि दूसरा डिस्टर्ब ना हो, मुझे किसी को डिफेम नहीं करना, मुझे किसी को डराना नहीं है, मुझे किसी को हिट नहीं करना. अगर मुझे किसी को नौकरी से निकालना तो उसका एक तरीका है. अगर मैं बिजनेस डील में एंटर हो रहा हूं तो उसका एक तरीका है. यही तमाम चीजें ही तो लॉ हैं, यही तमाम चीजें ही तो लीगल सिस्टम है, और यही वो उसूल हैं, यही वो रूल्स हैं जो बेटा एक सोसाइटी को सोसाइटी बनाते हैं, जो एक सोसाइटी को सोसाइटी बनाते हैं. अगर मैं पाकिस्तान पर रखकर मिसाल दूं तो बेटा पाकिस्तान में रहने वाले मेजॉरिटी लोग जब ट्रैवल करके कभी अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो क्यों उनका दिल करने लग जाता है कि यार हम वहां रह जाएं, क्यों उनका दिल करने लग जाता है कि हम वहां शिफ्ट हो जाएं? तो प्राइमरी रीजन ये है कि हमारे पास लीगल सिस्टम नहीं है, लॉस की रिस्पेक्ट नहीं है भाई. अगर एक पड़ोसी है तो तेज आवाज में गाने बजा रहा है, पार्टी कर रहा है, तो भी बराबर वाले के राइट्स को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी नहीं है. तो सोसाइटी में रहने वाले लोग डीमोटिवेटेड हैं. हम गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक रूल्स को अगर फॉलो ना किया जाए
तो सोसाइटी में रहने वाले लोग डिमोटिवेटेड होंगे। जब तक लोग एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक एक सोसाइटी ग्रो नहीं कर सकेगी। सो व्हाट इज लॉ? द बेसिक फ्रेमवर्क, द रूल्स, द रेगुलेशंस which govern a society। और ये फॉर्मल होंगे, डॉक्यूमेंटेड होंगे, तो हम इन्हें लॉ का नाम देंगे। और अगर फॉर्मल एंड डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो हम इन्हें एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, इखलाकियात का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप गाड़ी चला रहे हो, आपने रेड लाइट पर गाड़ी रोकनी है। आपने अगर किसी को ओवरटेक करना है तो उसके लिए रूल है। रेड लाइट पर गाड़ी रोकनी है, गाड़ी किस स्पीड लिमिट पर चलानी है, ये सब लॉ है, फॉर्मल है, डॉक्यूमेंटेड है। नहीं फॉलो करोगे पनिशमेंट है, फाइन लगेगा। बट फॉर एग्जाम्पल, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो और कोई एजेड आदमी खड़ा है, तो उस एजेड आदमी को जगह देना कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बट हम कहते हैं कि यार ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, एक एथिकल ऑब्लिगेशन है, एक इखलाकियात की बात है कि यार अगर मैं जवान हूं तो मैं बूढ़े आदमी को बैठने का मौका दे दूं। एक प्रेग्नेंट औरत खड़ी है, बस में मैं बैठा, मेरे पास सीट है, एक प्रेग्नेंट औरत खड़ी है, तो उसको सीट देना मेरी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बट ये मेरी एथिकल ऑब्लिगेशन है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। बट ये चीज मेरी सोसाइटी की एक रिफ्लेक्शन है। एक थर्ड पार्टी जो देख रही हो क्या बोलेगी? यार यहाँ के लोग कितने सिविलाइज्ड हैं। तो एक सोसाइटी सिविलाइज्ड कैसे बनती है? थ्रू रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स। और यही रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स अगर डॉक्यूमेंटेड है तो ये एक लॉ है। अनडॉक्यूमेंटेड है, इनफॉर्मल है, तो इन्हें हम मॉरल वैल्यूज का नाम देते हैं। So let's look at the chapter. Let's start it. सबसे पहले बेटा हमारी बुक ने क्या सवाल किया? That what the law is? Law क्या होता है? The enforceable body of rules that govern any society. तो देखिए बेटा, जो रूल्स हैं, जो सोसाइटी के रूल्स हैं, अगर वो रूल्स फॉर्मल हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, इन्फोर्सेबल बाय द स्टेट है, कि अगर उन्हें फॉलो नहीं किया तो स्टेट, सरकार सजा देगी, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें हम लॉ का नाम देंगे। लेकिन यही रूल्स अगर इनफॉर्मल हैं, फॉलो नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं है, तो इन्हें हम किसका नाम देते हैं बेटा? मॉरल वैल्यूज का नाम देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये दोनों चीजें मिलकर एक सोसाइटी को सोसाइटी बनाती हैं। ये दोनों चीजें मिलकर एक सोसाइटी को सोसाइटी बनाती। बिलीव मी, अगर आप किसी अनडेवलप्ड कंट्री में रहते हो, अनडेवलप्ड कंट्री जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, अगर आप इधर रहते हो, नाराजगी की कोई बात नहीं, अगर आप इन मुल्कों में रहते हो और आप कभी जिंदगी में आपको मौका मिले, आप अमेरिका जाओ, यूके जाओ, किसी डेवलप्ड कंट्री में जाओ, आपका दिल कहने लगेगा कि यार मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊं। क्यों? क्योंकि वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स, वो गाइडलाइंस एक सोसाइटी को सोसाइटी बनाते हैं। वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स, वो गाइडलाइंस एक सोसाइटी को लिवेबल बनाते हैं। So if they are formal, it's a law, but if they are informal, they are called as moral values. The framework of social control can be viewed as having two aspects: formal controls and informal controls. फॉर्मल कंट्रोल्स जिन्हें हम किसका नाम देते हैं? लॉ का। जिन्हें अगर हमने फॉलो नहीं किया तो देयर विल बी अ पनिशमेंट। इनफॉर्मल जिन्हें हम किसका नाम देते हैं बेटा? मॉरल वैल्यूज या इखलाकियात का। अच्छा, मॉरल वैल्यूज फॉलो ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, बट लोग हमें बुरा समझेंगे, लोग बोलेंगे यार ये बड़े गैर इखलाकी इंसान है। ओके, द फ्रेमवर्क से मुराद क्या हुई? द स्ट्रक्चर, द सिस्टम, ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल कंट्रोल, जिससे एक सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता है। देखिए बेटा, अगर ये कंट्रोल्स ना हो, सिस्टम ना हो, ये स्ट्रक्चर ना हो, तो क्या होगा? लोग एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे,
लोग अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करेंगे, लोग अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं करेंगे, और इससे अल्टीमेटली क्या होगा? आपकी सोसाइटी लिवेबल नहीं रहेगी। आपकी सोसाइटी क्या नहीं रहेगी? लिवेबल नहीं रहेगी। लोग उधर रहना पसंद नहीं करेंगे। लॉ इज अ फॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म, एक फॉर्मल सिस्टम है जो फॉलो करना लाजिम है, डॉक्यूमेंटेड है। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर डीलिंग विद एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स दैट मे अराइज, एज वेल एज प्रोवाइडिंग डेटरेंट, रोकता है टू दोज विशिंग टू डिस्टर्ब द सोशल ऑर्डर। हर सोसाइटी में गंदे लोग होते हैं, हर सोसाइटी में प्रॉब्लम पीपल होंगे, बट लॉ है जो उन्हें क्या करेगा? रोकेगा, स्टॉप करेगा। सो फॉर एनी सोसाइटी टू बी लिवेबल, फॉर एनी सोसाइटी टू ऑपरेट स्मूथली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उधर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, फॉर्मल हो, डॉक्यूमेंटेड हो, इंफोर्सेबल हो, तो वो लॉ है। अगर वो इनफॉर्मल है, अनइंफोर्सेबल है, बस उन्हें अच्छा और बुरा समझा जाता है, तो मॉरल वैल्यूज है। बट कोई भी सोसाइटी लिवेबल उस वक्त होगी जब वहां रूल्स होंगे, जब वहां प्रिंसिपल्स होंगे। ओके, इनफॉर्मल मैकेनिज्म includes ethical and moral guidance. These are norms or behavioral expectation that society has developed over time through its culture. Such mechanism have little formal structure, यानी बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होते। लाइक मॉरल वैल्यूज आप फॉलो ना भी करें तो इट्स नॉट एन इश्यू, बट लोग आपको बुरा समझेंगे, बट आपको पनिशमेंट नहीं हो जाएगी, आपको सजा नहीं हो जाएगी। अब बेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ हैं। कॉमन लॉ, इक्विटी लॉ, स्टैट्यूट लॉ, प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। एक एक पर बात होगी। कॉमन लॉ, इक्विटी, स्टैट्यूट, प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, इन सब पर बात होगी। ये तमाम लॉ की टाइप्स है। So, we have started with our first topic and the first chapter, law and legal system. So, what is law? The formal structure of rules and regulation. The formal structure of rules and regulations which must be followed, which is enforceable. And this will make a society livable. Because जब तक लोग बेटा अपने राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लोगों के राइट्स को समझेंगे नहीं, अपनी लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक सोसाइटी एक स्मूथ मैनर में ऑपरेट नहीं कर सकेगी। नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट थिंग व्हिच इज कॉमन लॉ एंड इक्विटी। लेट्स टॉक ऑन दिस। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज पर जब हम बात शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात शुरू होती है कॉमन लॉ एंड इक्विटी पर। बेटा अब अगर आप कॉमन लॉ और इक्विटी को समझना चाहते हैं तो हम यूके के लीगल सिस्टम की शुरुआत में जाते हैं। बेटा यूके का लीगल सिस्टम जो डेवलप होना शुरू हुआ वो शुरू हुआ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के दौर में। बेटा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एक नॉर्मन किंगडम था जिसने यूके को रूल किया इन 1066। आज हम खड़े 2000 की सीक्वेंस में, मैं बात कर रहा हूं 1066। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लिश लीगल सिस्टम, यूके के लीगल सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया। अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के दौर से पहले जो यूके का लीगल सिस्टम था वो फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड नहीं था, चीजें इनफॉर्मली चल रही थी। बट नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने 1066 में लीगल सिस्टम को फॉर्मलाइज करना शुरू किया। अब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट कॉमन लॉ का और इक्विटी का। गौर से सुनिएगा, पेशेंस से सुनेंगे, बात समझ आएगी। अब 1066 में जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया वो ये था कि किंग ने अपने जजेस अपॉइंट किए। सुनिएगा गौर से, किंग ने अपने जजेस अपॉइंट किए और उसने उन जजेस को ये कहा कि आपने लोगों के दरमियान जाना है, यानी यू हैव टू ट्रेवल थ्रू आउट द यूके।
नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066, आज से कोई 950 साल पुरानी बात कर रहा हूं। किंग ने अपने जजेस अपॉइंट किए और उन जजेस को उसने क्या बोला कि आप लोगों के दरमियान जाए। देखिए बेटा, उस जमाने में गाड़ी नहीं थी, एरोप्लेन नहीं था, उस गाड़ी में उस वक्त टेलीफोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, वो जमाने की बात कर रहे हैं। किंग ने अपने जजेस अपॉइंट किए और उसने उन जजेस को कहा कि अब आप लोगों के दरमियान जाओ और आप लोगों के मसाइल सुनो और उन इश्यूज के डिसीशंस दो। अच्छा, किंग के जजेस की बात लोग क्यों मानेंगे? क्योंकि इन जजेस को किंग ने अपॉइंट किया था कि आपने लोगों के पास जाना है, आपके पास अथॉरिटी है, आप लोगों के डिस्प्यूट सुनो और आप उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करो। अच्छा, अब जब ये जजेस लोगों के दरमियान गए, डिस्प्यूट सुने, उन्हें रिजॉल्व किया, तो सवाल वो उन्हें कैसे रिजॉल्व करते? बेटा, वो उस वक्त अपनी मॉरल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, प्रैक्टिसेस, राइट और रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग, रिलीजियस बिलीफ्स, इन्हें यूज करके डिसीशंस देते थे। दोबारा सुने, गौर से सुनना है, पेशेंस एंड कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। कॉमन लॉ को अगर समझना है तो आज से 950 साल पीछे गए। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066, किंग ने अपने जजेस अपॉइंट किए, लोगों के दरमियान भेजे, बोला आप लोगों के मसाइल हल करो। कैसे हल करो? अपनी कल्चरल वैल्यूज, अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी मॉरल वैल्यूज, इसको यूज करके लोगों के मसाइल हल करो। लेकिन आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल, लाइक 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तुम सब वापस गैदर होगे। और उस जगह का नाम था, लंदन के अंदर एक जगह है वेस्ट मिनिस्टर हाउस, आज भी मौजूद है। ये सारे जजेस जो लोगों के दरमियान जाते थे, ये वेस्ट मिनिस्टर हाउस लंदन के अंदर गैदर होते थे और फिर ये अपनी उन केसेस को डिस्कस करते थे, जो केसेस उन्होंने फेस किए, जो डिस्प्यूट उन्होंने सुने, उन डिस्प्यूट्स को आपस में क्या करते थे बेटा? डिस्कस करते थे। और उन इश्यूज को डिस्कस करने के बाद वो उनमें से कॉमन और गुड डिसीशंस आइडेंटिफाई करके लिख लेते थे। वो जो कॉमन और गुड डिसीशंस वो लिखा करते थे बेटा, उससे दुनिया में फॉर्म होना शुरू हुआ कॉमन लॉ। सर दोबारा रिपीट करें। देखिए बेटा, ये बातें किताब में नहीं लिखी, ये बातें किताब में नहीं लिखी। किताब ने तो डायरेक्ट लिख दिया कि भाई ये जजेस ने बनाया है, लेकिन इसकी हिस्ट्री को समझना है, क्योंकि फिर ही आप कॉमन लॉ इक्विटी और फिर पार्लियामेंट तक जा सकोगे। कॉमन लॉ और इक्विटी को अगर आपने समझना है तो आपने जाना है 1066 में। नॉर्मन किंगडम, जिसने यूके को रूल किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जजेस अपॉइंट किए और उन जजेस को उन्होंने लोगों के दरमियान भेजा और क्या बोला कि आप लोगों के मसाइल सुनो, आप लोगों के डिस्प्यूट सुनो और उन्हें क्या करो? रिजॉल्व करो। कैसे रिजॉल्व करो? कल्चर, प्रैक्टिसेस, मॉरल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, राइट और रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग, लोगों के मसाइल हल करो। लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद तुमने वापस आना है। तुमने वापस आना है। कहां आना है? लंदन में। किस जगह पर? वेस्ट मिनिस्टर हाउस में। और उधर बैठकर क्या करना है? उन डिसीशंस को डिस्कस करना है, उन सिचुएशंस को डिस्कस करना है एक दूसरे के साथ। और जो सिचुएशंस, जो डिसीशंस तुमने दिए, उनमें से कॉमन डिसीशंस, उनमें से गुड डिसीशंस को एक जगह क्या कर लो? डॉक्यूमेंट कर लो और एक रूल ऑफ लॉ डेवलप करना शुरू करो। ये रूल ऑफ लॉ फिर फ्यूचर में फॉलो होगा। बेटा, कानून की वो किताब जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने 1066 में लिखवाना शुरू करी, जिसमें जजेस के दिए हुए फैसले लिखना शुरू किए, जिसे कॉमन लॉ का नाम दिया गया क्योंकि वो कॉमन डिसीजन से डेवलप हो रही थी, वो किताब आज भी यूके के अंदर चल रही है। रोज जज के पास नए केसेस आते हैं, वो नए फैसले देता है और उन फैसलों को क्या करते जाते हैं? डॉक्यूमेंट करते जाते हैं। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आज नहीं रहा,
लेकिन जो कॉमन लॉ का कॉन्सेप्ट नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने ले डाउन किया था, वो कॉन्सेप्ट आज भी यूज होता है, बस आज उसका नाम कॉमन लॉ से बदलकर केस लॉ कर दिया गया है. सो व्हाट इज कॉमन लॉ? इट इज द लॉ मेड बाय द जजेस. हाउ दिस सोर्स स्टार्टेड टू गेट डेवलप्ड. तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने क्या किया था? नॉर्मन किंगडम, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जजेस अपॉइंट किए थे, लोगों के दरमियान भेजे थे, बोला लोगों के मसाइल सुनो, उनके फैसले करो, और जो कॉमन डिसीशंस हैं, जो गुड डिसीशंस हैं, उन्हें क्या करते जाओ? डॉक्यूमेंट करते जाओ. और वहां से एक किताब बनना शुरू हुई जिसमें फैसले आते गए, रूल्स बनते गए, फैसले आते गए, रूल्स बनते गए, सिनेरियोज ऐड होते गए, किताब में रूल्स बढ़ते 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 आज वो किताब ऑन गोइंग है. 950 साल से भी ज्यादा हो चुके. कॉमन लॉ की वो किताब जो जजेस ने लिखना शुरू की थी, वो आज भी कंटिन्यू कर रही है. ओके, सो व्हाट इज कॉमन लॉ? द अर्लीस्ट एलिमेंट ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम इज कॉमन लॉ. ये वो शुरुआत है यूके के लीगल सिस्टम की. सर 1066 से पहले क्या होता था? कोई डॉक्यूमेंटेड सोर्स नहीं थी. 1066 से पहले क्या होता था? कोई डॉक्यूमेंटेड सोर्स नहीं थी. 1066 नॉर्मन किंगडम, पहली डॉक्यूमेंटेड सोर्स जो बनी वो कॉमन लॉ बनी. और ये सोर्स किसने लिखना शुरू करी? जजेस ने लिखना शुरू करी. और ये सोर्स आज तक यूके के अंदर मौजूद है और कंटिन्यू कर रही है, और इसमें नए केसेस ऐड होते चले जा रहे हैं. इट इज मेड बाय द जजेस थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल प्रीसिडेंट. जुडिशियल माने जजेस, प्रीसिडेंट माने ओल्ड डिसीशंस, के जजेस के पुराने फैसले लिखे जाते हैं. जज ने एक केस सुना, फैसला दिया, उस फैसले को लिख लिया जाता है. जज ने केस सुना, फैसला दिया, लिख लिया गया. वो रूल्स की किताब डेवलप होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है, और उस किताब का नाम पड़ गया कॉमन लॉ. कोई आपसे पूछे इसे कॉमन लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जजेस के कॉमन डिसीजन से डेवलप हुई थी. ओके, अब बेटा कॉमन लॉ के अंदर जो जजेस थे वो आमतौर पर हर मसले को डैमेजेस के जरिए हल करते थे. डैमेजेस का मतलब क्या होता है बेटा? मॉनेटरी कंपनसेशन. बेटा कॉमन लॉ के अंदर जजेस आमतौर पर मसलों को किसके जरिए हल करते थे? डैमेजेस के जरिए, यानी मॉनेटरी कंपनसेशन के जरिए हल करते थे. यानी जजेस नॉर्मली मॉनेटरी कंपनसेशन दिलवाते थे. फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने नौकरी से निकाल दिया, मैंने केस कर दिया. तो जज का फैसला क्या होता था कि वो मेरे एम्प्लॉयर को कहता था कि ओके, आप ओवैस को मॉनेटरी कंपनसेशन दे दो, डैमेजेस दे दो, मेरी वजह से पड़ोसी डिस्टर्ब हो गया. तो कॉमन लॉ में जज का डिसीजन क्या होता था कि ओके, जो कल्परेट है वो मॉनेटरी कंपनसेशन दे दे. आज भी कोर्ट में जजेस की प्रिफर्ड रेमेडी मॉनेटरी कंपनसेशन होती है. डैमेजेस, पैसे दिलवा दो, सबसे इजीएस्ट हाल है. भाई मैं गाड़ी चलाते हुए जा रहा हूं, दूसरे की गाड़ी हिट हो गई, फेयर एनफ, मॉनेटरी कंपनसेशन, पैसे दे दो. सो गौर से सुने, कॉमन लॉ कहां से शुरू हुआ? 1066. कौन सा दौर? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट. 1066 किंग ने अपने जजेस अपॉइंट किए. उन जजेस को उसने लोगों के दरमियान भेजा. क्या करना है? लोगों के केसेस सुनने. और क्या करना है? उनके डिसीजंस देने. फिर क्या करना है? लंदन के अंदर वेस्टमिनिस्टर हाउस पर गैदर होना है. फिर क्या करना है? अपने डिसीजंस को डिस्कस करना है, अपने केसेस को डिस्कस करना है, अपनी सिचुएशंस को डिस्कस करना है. और उनमें से जो कॉमन डिसीजन है उससे क्या बना? कॉमन लॉ बना. बोलो बेटा, क्या बना? कॉमन लॉ बना. समझ आती है बात? कॉमन लॉ में
ज्यादातर जो चीज एज अ रेमेडी दी जाती थी वो क्या होती थी? मॉनेटरी कंपनसेशन, पैसे ले लो पैसे। ओके भाई। नाउ अब बेटा जब किंग ने अपने जजेस अपॉइंट किए, इन्हें लोगों के दरमियान भेजा, तो ये कॉमन लॉ की किताब बनना शुरू हो गई। अच्छा बेटा, कॉमन लॉ की ये किताब कौन बना रहे थे? जजेस बना रहे थे। और बेटा जजेस रूल्स पर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी एक बड़ी रूल बेस्ड किताब बन गई थी। ये बड़ी क्या बन गई थी बेटा? रूल बेस्ड किताब बन गई थी। जजेस ये जो रूल्स लिख रहे थे, ये एक बड़ी रूल बेस्ड, बड़ी स्ट्रिक्ट किताब बन गई थी। तो कुछ लोग कॉमन लॉ में इन जजेस के डिसीजंस से सेटिस्फाई नहीं होते थे। कुछ लोग कॉमन लॉ में जजेस के इन डिसीजन से क्या नहीं होते थे बेटा? सेटिस्फाई नहीं होते थे, यानी वो जजेस के फैसलों से सेटिस्फाइड नहीं होते थे। कुछ लोग कॉमन लॉ से क्या नहीं थे? सेटिस्फाइड नहीं थे। अच्छा, कॉमन लॉ से सेटिस्फाइड ना होने की दो वजूहत थी। एक तो ये बहुत रूल बेस्ड फ्रेमवर्क था, क्योंकि ये कौन बना रहा था? जजेस बना रहे थे। बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत सख्त निजाम था, प्रोसीजर, रूल्स, बहुत सख्ती थी इसमें। और दूसरा, इधर हर मसले को बेटा किससे हल किया जाता था? मॉनेटरी कंपनसेशन से हल किया जाता था। किससे हल किया जाता था? मॉनेटरी कंपनसेशन से हल किया जाता था। जैसे रूल बेस्ड स्ट्रक्चर की मैं आपको मिसाल दूं, एक केस हुआ था बेरी वर्सेस बेरी। सुनिएगा, रूल बेस्ड की मिसाल समझ। बेटा कॉमन लॉ में, सुनना है मेरी बात सबने भाई गौर से, कॉमन लॉ में एक रूल ये है कि रिटन एग्रीमेंट कैन ओनली बी ऑल्टर्ड बाय अ रिटन एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट लिख कर हुआ है, अगर उसमें ऑल्टरेशन करनी है, यानी चेंज लाना है, तो वो भी लिख कर लाया जाएगा। ये क्या है? रूल है कि रिटन एग्रीमेंट कैन ओनली बी ऑल्टर्ड बाय रिटन एग्रीमेंट। अब एक बार केस हुआ बेरी वर्सेस बेरी। दो पार्टीज ने लिखकर एग्रीमेंट किया था। सुने, दो पार्टीज ने लिखकर एग्रीमेंट किया था, लेकिन फिर लेटर ऑन उन्होंने कोई ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन माने चेंज किया, बट वो चेंज उन्होंने सिर्फ वर्बली किया था, बोलकर, और उसके गवाह मौजूद हैं, विटनेस मौजूद हैं। ऐसे मिसाल में, भाई मैंने एक जगह जॉब ज्वाइन करी और वो एग्रीमेंट लिख कर हुआ था, रिटन एग्रीमेंट था। कैसा एग्रीमेंट था? रिटन एग्रीमेंट हुआ। फिर लेटर ऑन मुझे अपनी सैलरी बढ़वानी थी, तो मेरी मेरे एम्प्लॉयर से वर्बल वर्बल ओरल ओरल बात हो गई, और उसके गवाह विटनेस मौजूद हैं। अच्छा, अब आपको पता है कॉमन लॉ इस मसले पर क्या कहता है? कि बेशक ओरल वाली बात के गवाह मौजूद हैं, लेकिन ओरल स्टेटमेंट रिटन एग्रीमेंट को ऑल्टर नहीं कर सकती, रिटन एग्रीमेंट में चेंज नहीं कर सकती। अब बेशक आप गवाह ले आओ, विटनेस ले आओ, लेकिन कॉमन लॉ का एक रूल है कि ओरल स्टेटमेंट्स, सुने, ओरल स्टेटमेंट्स इवन प्रूफ थ्रू अ विटनेस, ओरल स्टेटमेंट इवन प्रूफ थ्रू अ विटनेस कैन नॉट ऑल्टर अ रिटन एग्रीमेंट। अब क्योंकि कॉमन लॉ में ये रूल मौजूद है, तो जज आपकी आर्ग्यूमेंट को सुनेगा ही नहीं। तो कुछ लोग कॉमन लॉ से सेटिस्फाइड नहीं थे, ना खुश थे, तो वो आना शुरू हो गए किंग के पास, और उन्होंने किंग को ये कंप्लेन करी कि सर ये जजेस तो अपने रूल में फंसे हुए हैं, ये जजेस तो अपने रूल में फंसे हुए हैं, ये कहते हैं कि हम ओरल क्लॉज को नहीं मानेंगे, रिटन लाओ, तो वो हमारी बात को ही नहीं सुनते। बेटा आप रियल बिजनेस वर्ल्ड को समझो। देखो एक है फर्जी दुनिया, एक किताबी फर्जी बातें, एक हकीकत की दुनिया है। बेटा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लिखत पढ़त कम होती है, ट्रस्ट सब कुछ होता है। तो अब कॉमन लॉ बड़ा रूल बेस्ड निजाम था, बड़ा स्ट्रिक्ट निजाम था,
और इसमें अगर आप रूल फॉलो नहीं किया आप केस हार जाओगे। तो कुछ लोग कॉमन लॉ से जजेस से नाराज थे, तो वो किसके पास आए? किंग के पास। उन्होंने किंग को कंप्लेंट करी। तो किंग ने कॉमन लॉ के सिस्टम को नहीं छेड़ा, बोला ये निजाम अपनी जगह रहने दो। लेकिन जो बंदा किंग के पास आता था, तो किंग अपने चांसलर, जो उसका वजीर था, उसको कहता था कि यार इनका मसला हल कर दो। तो बेटा पैरेलल एक निजाम डेवलप होना शुरू हुआ जिसे हम कहते हैं इक्विटी। और इक्विटी का मतलब ही क्या है? फेयरनेस। ये एक पैरेलल निजाम डेवलप होना शुरू हुआ। ये कॉन्सेप्ट ये था कि इधर रूल्स इग्नोर किए जाएंगे और फेयरनेस को देखा जाएगा। यानी ये जो इक्विटी का निजाम था, ये रूल्स को सेट असाइड करता है। बोलो, ये रूल्स को सेट असाइड करता है। और ये किसे देखता है बेटा? ये देखता है फेयरनेस को। सो इक्विटी वॉज डेवलप्ड आफ्टर द कॉमन लॉ। कॉमन लॉ तो चल रहा था, उसी के साथ एक निजाम और खड़ा हो गया इक्विटी का। ये कौन चला रहा था? डायरेक्टली किंग के चांसलर। अब आपके दिल में एक सवाल आना चाहिए, सर कॉमन लॉ रूल बेस्ड सिस्टम फॉलो कर रहा है, वो एक डिसीजन दे रहा है, डिसीजन ए। जो बंदा सेटिस्फाइड नहीं था वो किंग के पास आ गया, किंग ने उसे इक्विटी में डाला, फेयरनेस में डाला। अब सर फेयरनेस अप्रोच से अलग डिसीजन आ गया, कॉमन लॉ से अलग डिसीजन आ गया, तो प्रीवेल कौन सा करेगा? तो याद रखिएगा इक्विटी विल प्रीवेल, क्योंकि ये किंग डायरेक्टली मैनेज कर रहा था। सो सुनिएगा मेरी बात, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग इक्विटी? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग इक्विटी? टू डील with the dissatisfied people, to deal with the problems of common law। कि जो लोग कॉमन लॉ से खुश नहीं थे, क्योंकि उधर बड़ा रूल बेस्ड स्ट्रक्चर था, बड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम था, क्योंकि वो जजेस बना रहे थे। तो जो लोग उससे खुश नहीं थे वो इक्विटी में आना शुरू हो गए। ये सिस्टम कौन चला रहा था? किंग और उसके चांसलर्स। ये देखते थे फेयरनेस को। और फिर इन्होंने मॉनेटरी कंपनसेशन के अलावा अदर ऑर्डर्स भी करना शुरू किए। भाई जैसे जैसे सुनिएगा बेटा, कोई आपके घर के बराबर में कमर्शियल काम कर रहा हो जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो कॉमन लॉ तो हमेशा क्या कहता था? पैसे ले लो, जितनी तकलीफ है उतने पैसे ले लो। बट इक्विटी कॉन्सेप्ट लेकर आया कि भाई कितनी बार मसले पैसों से हल नहीं होंगे और हमें अदर टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स भी देने होंगे, जैसे कि इंजंक्शन टू स्टॉप समवन। कभी अगर आपके घर के बराबर में कोई कमर्शियल काम कर रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो इक्विटी ये कॉन्सेप्ट लेकर आया कि भाई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं, हम उसे रोकेंगे। सो इक्विटी वाज डेवलप्ड आफ्टर कॉमन लॉ एंड प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव टाइप्स ऑफ रेमेडी वेयर डैमेजेस इज नॉट सुटेबल। यानी कितनी बार मसला मॉनेटरी कंपनसेशन से हल नहीं हो रहा होता, कितनी बार मसला मॉनेटरी कंपनसेशन से हल नहीं हो रहा होता, बंदा खुश नहीं होता, तो वो इक्विटी की तरफ आया। देखो बेटा ये बातें कब की हो रही हैं? 1066, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, बादशाहत का दौर। अब तो यूके में पार्लियामेंट आ गई ना, अभी हम आगे आ रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। देखो हिस्ट्री को समझो तो तुम पार्लियामेंट तक जुड़ सकोगे। Now, what is common law? The body of legal rules common to the whole country, which is embodied, included in the judicial decisions। जो judicial decisions के अंदर included है, जो judicial decisions के अंदर included है, एक ऐसा rule of law जो common decisions के जरिए बना, जो judges के decisions के जरिए फॉर्म हो रहा है। What is equity? The term which applies to a specific set of legal principles which were developed to supplement यानी support to common law। इक्विटी का मकसद क्या था? कॉमन लॉ को सपोर्ट करना, डिससेटिस्फाइड लोगों को सेटिस्फाई करना। अब लोग कॉमन लॉ से क्यों डिससेटिस्फाइड थे? क्योंकि कॉमन लॉ एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड स्ट्रक्चर था।
तो लोग बेचारे जो रूल फॉलो नहीं कर पाते थे वो केस हार जाते थे, तो वो इक्विटी की तरफ आए। इक्विटी का मकसद क्या था? इट इज बेस्ड ऑन फेयर डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज। It added and improved the common law by introducing the concept of fairness. चलें भाई सर, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए। देखें बेटा, टाइप्स ऑफ लॉ, कॉमन लॉ एंड इक्विटी लॉ। कॉमन लॉ क्या था? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 यूके का पहला फॉर्मल लीगल सिस्टम कॉमन लॉ है। यूके का पहला फॉर्मल लीगल सिस्टम कॉमन लॉ है। ओके, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, किंग ने अपने जजेस अपॉइंट किए, उसने उन जजेस को लोगों के दरमियान भेजा, बोला आप लोगों के मसाइल सुनो, उन मसाइल के डिसीशंस दो, उन इश्यूज के डिसीशंस दो, लोगों के इश्यूज सुनो, उन्हें डिसाइड करो। फिर उसके बाद वेस्टमिनिस्टर हाउस लंदन में गैदर हो, उसमें से कॉमन रूल्स, कॉमन प्रिंसिपल्स, अच्छे रूल्स, अच्छे प्रिंसिपल्स निकालो, उन्हें डॉक्यूमेंट करो, और यहां से बनना शुरू हुआ कॉमन लॉ। बट कुछ लोग कॉमन लॉ से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि कॉमन लॉ एक ऐसी किताब थी जो जजेस लिख रहे थे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड सिस्टम था। आपने रूल फॉलो नहीं किया, आप केस हार जाओगे। ओके, और इसमें सिर्फ एक ही रेमेडी थी, मॉनेटरी कंपनसेशन। तो फिर जो लोग कॉमन लॉ से खुश नहीं थे, वो आना शुरू हुए बेटा किसके पास? किंग के पास। कि सर वो तो इतनी रूल की बातें करता है, रूल फॉलो नहीं करो केस हरा देता है। तो जज ने देखो क्या कहा कि मैं कॉमन लॉ को खत्म नहीं करूंगा। बेटा देखो 10-15% लोग बादशाह के पास आ रहे थे, किंग ने कॉमन लॉ को खत्म नहीं किया। मैं फिर रिपीट कर दूं, बेटा जो लोग कॉमन लॉ से खुश नहीं थे वो आए किंग के पास, बोला सर वो तो बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम है, वो तो बड़ा रूल बेस्ड सिस्टम है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में रूल कैसे फॉलो करें? तो किंग ने कॉमन लॉ को खत्म नहीं किया, क्योंकि बेटा देखो कॉमन लॉ एक कंप्लीट सिस्टम था। किंग को पता था कि ये जो किताब बन रही है कंप्लीट बनेगी। जो 10-15% लोग नाराज थे कॉमन लॉ से, वो किंग के पास आए। तो किंग ने अपने चांसलर को बोला कि भाई अब आप इनके मसाइल फेयरनेस की बेसिस पर देख लो। तो एक पैरेलल, एक सप्लीमेंट्री सिस्टम डेवलप हुआ, जिसे हमने क्या बोला? इक्विटी। ओके, द इंटरेक्शन of equity and common law produced three major changes. New rights, इक्विटी ने नए राइट्स इंट्रोड्यूस करे। जो कॉमन लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट था, इक्विटी ने फेयरनेस को इंट्रोड्यूस किया। इक्विटी रिकग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड राइट्स फॉर विच द कॉमन लॉ गेव नो सेफगार्ड्स। इक्विटी फेयरनेस को लेकर आया, फेयरनेस की बेसिस पर राइट्स लाया, मिस यूज ऑफ रूल्स को रोका, नए राइट्स इंट्रोड्यूस हुए जो किंग का चांसलर डील कर रहा था। बेटर प्रोसीजर, इक्विटी मे बी मोर इफेक्टिव देन कॉमन लॉ इन रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूटेड मैटर, क्योंकि यहां रूल्स और सिस्टम्स नहीं थे, यहां तो डायरेक्टली आपके मसले को हल किया जाता था। ओके, इजियर एंड बेटर प्रोसीजर और रेमेडीज लेकर आया। बेटा कॉमन लॉ के अंदर क्या था? कॉमन लॉ जजेस सिर्फ क्या देते थे? डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब क्या हुआ? हर मसले का हल पैसे ले लो, हर मसले का हल पैसे ले लो, मॉनेटरी कंपनसेशन। इक्विटी लाया न्यू रेमेडीज। बेटा इक्विटी लाया नई रेमेडीज। रेमेडी का मतलब नई तरह के ऑर्डर्स, कि भाई अगर आप खुश नहीं हो, आपका डिस्प्यूट है और आपको मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं चाहिए, तो आप किंग के पास आते थे, और जो किंग का चांसलर था वो नए नए तरह के ऑर्डर्स लाया। बेटा कितनी बार मसला पैसों से हल नहीं होता। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती है? कि आपने कहा कि सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, इस बंदे को बोलो अपना प्रॉमिस पूरा करे। एक मिसाल है, आपको एक घर पसंद आ गया,
आपने घर की डील कर ली, आपने दिल बना लिया कि मैंने इस घर में जाना है, अगला बंदा बैक ऑफ हो जाए कि नहीं मैं नहीं दे रहा, डील कर ले फिर बैक ऑफ हो जाए, तो कॉमन लॉ आपको क्या कहता है कि यार चलो ये तुम्हें घर नहीं दे रहा तो तुम पैसे लेकर सेटल कर। लेकिन उस बंदे ने कहा यार मुझे पैसे नहीं चाहिए यार, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप इसे बोलो अपना प्रॉमिस पूरा करे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सर आप इसे ऑर्डर करो कि अपना प्रॉमिस पूरा करे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कितनी बार लोग कहते हैं हमें मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं चाहिए, हमें डैमेजेस नहीं चाहिए यार, जो प्रॉमिस इसने किया है उसे पूरा करे। तो इक्विटी कॉन्सेप्ट लाया नई रेमेडीज का, कि भाई इक्विटी ने कॉन्सेप्ट लाया कि भाई परफॉर्मेंस ऑर्डर्स किए जाए, द डिफेंडेंट मस्ट डू व्हाट दे हैड एग्रीड टू डू। फिर ये कॉन्सेप्ट लाया इंजंक्शन का, एब्सटेन माने लोगों को रोकने का, है भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट लाया कि लोग अपना प्रॉमिस पूरा करें, इंजंक्शन का कॉन्सेप्ट लाया टू स्टॉप, आपके घर के बराबर में कोई स्कूल खोल के बैठ जाए, शोर शराबा, आप तंग हो रहे हो, आपने कॉमन लॉ में कंप्लेंट करी, जज कहता है पैसे ले लो, अरे आपने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए यार, इसको बोलो रॉन्ग एक्टिविटी रोके। कोई आपके घर के बराबर में बिल्डिंग खड़ी कर दे, आपके घर में हवा नहीं आ रही, रोशनी नहीं आ रही, आपने कहा सर ये गलत कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कॉमन लॉ में जज कह रहा है पैसे ले लो, ठीक है यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, इसे बोलो ये काम रोके, एब्सटेन टू स्टॉप इट, इसे रोके। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स इक्विटी के थे, क्योंकि कॉमन लॉ में तो एक ही रेमेडी होती थी, डैमेजेस, मॉनेटरी कंपनसेशन। अच्छा बेटा ये रेमेडीज बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होंगे, यहां ये वन वन लाइन है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में बहुत डिटेल्ड होगी। इसी तरह एक रेमेडी होती है रेक्टिफिकेशन, कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई एरर हो गया तो उसको करेक्ट करने का ऑर्डर दिया जाए, जिसे हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप समझो मैं कॉलेज में सैलरी निगोशिएट करने गया, बात हुई थी 1 लाख की, गलती से एक जीरो कम लग गया, पढ़ा ही नहीं किसी से, 10,000 पर साइन हो गई, तो द ऑल्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू रिफ्लेक्ट द पार्टीज ट्रू इंटेंशन, रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर्स, कि भाई अगर आप प्रूव कर दो कि ये कॉन्ट्रैक्ट में गलती हुई थी तो कोर्ट रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर करेगी। रेसिशन, रीस्टोर ऑफ द प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस, कि भाई चीजें रिटर्न करवा दें, रेसिशन। कितनी बार ऐसा होता है आपने कहा सर इसने झूठ बोलकर माल बेचा है, इसने मिसरीप्रेजेंट किया है, तो रेसिशन, प्री कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेटस पर रिटर्न कर दें, रीस्टोर टू ओरिजिनल पोजीशन, आप सामान वापस ले लो, इनके पैसे वापस कर दो, रीस्टोर टू ओरिजिनल पोजीशन। तो ये सब कॉन्सेप्ट बेटा इक्विटी लेकर आया। तो किसी ने कहा सर इक्विटी अच्छा सिस्टम हुआ ना, नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा, इक्विटी एक कंप्लीट सिस्टम नहीं है, क्लियर करो, इक्विटी एक कंप्लीट सिस्टम नहीं है, कंप्लीट कॉमन लॉ है, कंप्लीट कॉमन लॉ है जो जजेस बना रहे हैं, जो डेली बेसिस पर केसेस सुन रहे हैं, जो पूरे मुल्क में जा रहे हैं, वो है कंप्लीट सिस्टम। इक्विटी तो एक पैरेलल, एक सप्लीमेंट्री सिस्टम है, एक सपोर्ट सिस्टम था, जो ये कहता है कि जजेस को थोड़ी देर के लिए रूल्स को भूलना चाहिए, जो किंग का चांसलर कर रहा था कि थोड़ी देर रूल को भूलता था और फेयरनेस को देखता था कि इस सिचुएशन में फेयर क्या है, इस सिचुएशन में फेयर क्या है, ओके। और फिर वो ये लेकर आया कि कभी कभार मसला डैमेजेस यानी मॉनेटरी कंपनसेशन से हल नहीं होगा, उस वक्त हमें अदर ऑर्डर्स जैसे कि परफॉर्मेंस ऑर्डर, जिसे हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं, इंजंक्शन ऑर्डर टू स्टॉप द अदर पार्टी, रेक्टिफिकेशन, करेक्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट में गलती हो गई थी, रेसिशन, रिवर्स टू रिटर्न टू प्री कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन। बेटा ये बात हो रही है पुराने जमाने की, समझो मेरी बात, ये बात हो रही है 1066 की, ये बात हो रही है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की, जब बादशाह बैठा था तो बादशाह ने कॉमन लॉ का सिस्टम बनाया
किंग के जजेस जो लोगों के दरमियान गए, बोलो बेटा, किंग के जजेस जो लोगों के दरमियान गए, लोगों के मसाइल सुनो, डिसीशंस दिए, उससे बना कॉमन लॉ, उससे बना कॉमन लॉ। लेकिन क्योंकि कॉमन लॉ जजेस बना रहे थे, तो ये बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत रूल बेस्ड था। ओके, और इसमें हर मसले का हल डैमेजेस होते थे। कॉमन लॉ में प्रेफरेंस डैमेजेस की तरफ थी, मॉनेटरी कंपनसेशन की तरफ थी। तो बहुत सारे लोग जो कॉमन लॉ से खुश नहीं होते थे, वो डायरेक्टली किंग के पास आ गए। तो किंग ने कॉमन लॉ को खत्म नहीं किया, बोला कॉमन लॉ तो एक प्राइमरी सोर्स है, ये एक ऐसी किताब है जो ओवर द पीरियड डेवलप होगी। जो डिससेटिस्फाइड लोग आते थे किंग के चांसलर की तरफ, वजीर की तरफ भेजे जाते थे। वो क्या करता था, वो रूल्स को इग्नोर करता था और फेयरनेस के मुताबिक डिसीजन देता था। अच्छा अब देखो, वेयर इक्विटी कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉमन लॉ, याद रखना जब इक्विटी यानी किंग का चांसलर कॉन्फ्लिक्ट करेगा कॉमन लॉ से यानी जजेस के साथ, तो प्रिवेल कौन करेगा, इक्विटी। प्रिवेल कौन करेगा, इक्विटी प्रिवेल करेगा, याद रखिएगा। कौन सा सिस्टम प्रिवेल करेगा, इक्विटी विल प्रिवेल। ओके बेटा, बात समझ आती है। तो कॉमन लॉ एंड इक्विटी लॉ, कॉमन लॉ कैसे बना बेटा, जो किंग ने अपने जजेस भेजे उनके डिसीजन से बना कॉमन लॉ। और इक्विटी कैसे बना, जो किंग के चांसलर की फेयरनेस वाली अप्रोच थी। ओके बेटा, तो देखें जरा हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, हमने क्या बात करी कि लॉ क्या होता है बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड जो फॉलो करना लाजमी है। किसी भी सोसाइटी के लिए जरूरी है कि उधर रूल्स एंड रेगुलेशंस चलें। अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा, फ्रेमवर्क नहीं होगा, रूल्स नहीं होंगे, सोसाइटी ऑपरेट नहीं कर सकती, सोसाइटी लिवेबल नहीं होगी, क्राइम रेट होगा, लोग राइट्स ऑफ पीपल की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। फॉर्मल है तो लॉ है, इनफॉर्मल है तो दे आर मॉरल वैल्यूज। टाइप्स ऑफ लॉ में कॉमन लॉ एंड इक्विटी लॉ, द हिस्ट्री स्टार्टेड बैक इन 1066, द किंग्स जजेस they went among the people, common law was formed, the common decisions, but it was very much formal, very much rule based, and only remedy was monetary compensation. जो लोग डिससेटिस्फाइड थे किंग के पास आए, किंग ने क्या किया, कॉमन लॉ को चलने दिया, बोला ये कंप्लीट सोर्स है, इसे सस्पेंड नहीं करो। जो डिससेटिस्फाइड लोग आ रहे हैं उनको चांसलर की तरफ रेफर किया, चांसलर ने बेस्ड ऑन फेयरनेस डिसीजंस देना शुरू किए, प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया ताकि लोग अपने राइट्स क्लेम कर सकें। ओके, लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया, फेयरनेस की बेसिस पर डिसीजन देना शुरू किए, रूल्स को इग्नोर किया, फेयरनेस को फॉलो किया। और कॉमन लॉ में जो एक कमजोरी थी कि हर मसले का हल डैमेजेस होता था, हर मसले का हल मॉनेटरी कंपनसेशन होता था, तो इसने न्यू रेमेडीज इंट्रोड्यूस करी, जैसे कि परफॉर्मेंस ऑर्डर दिए कि भाई जब लोगों को मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं चाहिए, इंजंक्शन ऑर्डर दिए लोगों को रोकने के लिए कि भाई समवन इज डूइंग अ रॉन्ग एक्ट तो उसे रोका जाए इंजंक्शन ऑर्डर के जरिए। कॉन्ट्रैक्ट में एरर हो गया है, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर्स दिए, रेसिशन, रीस्टोर टू ओरिजिनल पोजीशन। ये तमाम रेमेडीज आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे होंगे। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, एक आखिरी बात आज, विच इज स्टैच्यूट लॉ। गौर से सुनिएगा सर, स्टैच्यूट लॉ क्या है। देखिए बेटा, नॉर्मन किंगडम 1066, तब तो यूके में बादशाहत का दौर था, लेकिन आज यूके में डेमोक्रेसी है। आज भी यूके में किंग एंड क्वीन तो है, आज भी यूके में किंग एंड क्वीन है, लेकिन उनके पास पावर्स नहीं है। आज यूके में डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट इज पावरफुल। तो हुआ क्या बेटा, कॉमन लॉ का जो निजाम जो जजेस चला रहे थे वो तो आज तक कंटिन्यू हो रहा है। जो इक्विटी का निजाम था, किंग्स चांसलर का निजाम था, वो खत्म हो गया। जब डेमोक्रेसी आई, पार्लियामेंट आई, तो किंग्स चांसलर का निजाम खत्म हो गया।
वो इक्विटी के जो उसूल थे, जो कॉन्सेप्ट्स थे, उन्हें आज जजेस अपने फैसलों में यूज करते हैं। अब जब डेमोक्रेसी आई तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, स्टैच्यूट लॉ। देखो बेटा, डेमोक्रेसी के अंदर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। अच्छा, पार्लियामेंट क्या होती है बेटा? जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुल्क में इलेक्शन होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पार्लियामेंट है, अब वो लॉ बनाएगी। जब डेमोक्रेसी आ गई, जब जमहूरियत आ गई, तो फिर क्या आ गई? पार्लियामेंट आ गई, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए। पार्लियामेंट जो हमारी इलेक्टेड बॉडी है, या ऐसे बोल दें जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, अवामी नुमाइंदे आ गए। और अब इन्होंने लॉ बनाना शुरू कर दिया, अब इन्होंने रूल्स बनाना शुरू कर दिए। जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है उससे बोलते हैं स्टैच्यूट लॉ। इसे स्टैच्यूट भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है लेजिस्लेशन, या इसी का एक और नाम है एक्ट। वो लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है। देखो, जमहूरियत के अंदर लॉ बनाने की प्राइमरी पावर पार्लियामेंट के पास है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो अब देखो, पुराने जमाने में कॉमन लॉ और इक्विटी था, आज इक्विटी खत्म हो गया क्योंकि बादशाहत खत्म हो गई। इक्विटी खत्म हो गया क्योंकि बादशाहत खत्म हो गई। कॉमन लॉ अपनी जगह चल रहा है क्योंकि जजेस तो हैं। जो इक्विटी के प्रिंसिपल्स थे वो अब आज जजेस यूज कर लेते हैं, लेकिन एक नई सोर्स आ गई, स्टैच्यूट। वो लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट कौन है? हमारी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। Parliament is responsible for statute law. Statute law is usually made in areas so complicated or unique that suitable common law alternatives are unlikely or would take an unacceptable length of time to develop. Company law is one of the example. देखो बेटा, जब पार्लियामेंट लॉ बनाती तो वन शॉट लॉ बना देती है कि पूरा लॉ एक साथ बना दिया, जबकि कॉमन लॉ तो स्लो स्लो करके बनता है डिसीशंस के जरिए। तो पार्लियामेंट लॉ उस वक्त बनाती है बेटा जब बहुत लेंदी लॉज होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लॉज होते हैं, जिन्हें कॉमन लॉ के अंदर बनने में बहुत वक्त लग जाएगा, जिन्हें कॉमन लॉ में बनने में बहुत वक्त लग जाएगा। यूके का जो कंपनी लॉ है जो हम पढ़ेंगे, वो एक पार्लियामेंट्री लॉ है, क्योंकि वो एक डिटेल्ड लॉ है कि डायरेक्टर्स की क्या पावर है, शेयर होल्डर की क्या पावर है, कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, शेयर्स क्या होते हैं, ये तमाम चीजें। सो बेटा, इफ आई सम अप माय टुडेस क्लास, देखिए मेरी अप्रोच बहुत सिंपल है। हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम रीडिंग करते हैं, ताकि बुक का एक एक वर्ड और जो विकैबुलरी है वो आपकी पक्की हो जाए। We started with initial discussion that what law is, rules and regulations, फॉर्मल है, डॉक्यूमेंटेड है तो वो लॉ है, इनफॉर्मल है तो मॉरल वैल्यूज। ओके, लॉ कैसे डेवलप हुआ? 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, किंग के जजेस लोगों के दरमियान गए, वहां से बनना शुरू हुआ कॉमन लॉ। कॉमन लॉ वो सोर्स है जो 1066 में शुरू हुई और आज तक चल रही है। आज भी जजेस डिसीजन दे रहे हैं और इस किताब में नए फैसले ऐड होते जा रहे हैं। पुराने जमाने में जब लोग कॉमन लॉ से सेटिस्फाइड नहीं होते थे तो वो किंग के पास आते थे, और एक पैरेलल सोर्स बनना शुरू हुई इक्विटी, जो किंग का चांसलर चला रहा था, जो फेयरनेस की बात करता था, जिसने नई रेमेडीज इंट्रोड्यूस करी। सर आज किंग तो है नहीं, तो इक्विटी खत्म हो गया। आज किंग नहीं, अब किंग तो चला गया, किंग की पावर्स खत्म हो गई, अब तो डेमोक्रेसी आ गई, तो अब इक्विटी खत्म हो गया। यानी अब सारा काम जजेस ही करते हैं, जज ही अब फेयरनेस का भी ख्याल रखता है। कॉमन लॉ और इक्विटी मर्ज हो गया और अब जजेस चलाएंगे। और एक नई सोर्स पैदा हो गई, स्टैट्यूट लॉ। डेमोक्रेसी आ गई, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, अब वो लॉ बनाएंगे।
तो एक पैरेलल सोर्स चलना शुरू हो गई, स्टैच्यूट। तो अब आज स्टैच्यूट है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ है, और केस लॉ है। कॉमन लॉ का नया नाम हो गया केस लॉ, जो पुराने डिसीजंस चलते हुए आ रहे हैं। ये दो सोर्सेस पैरेलल चल रही हैं। यानी आज जब जज डिसीजन देगा तो वो स्टैच्यूट को देखकर चलेगा, और अगर स्टैच्यूट नहीं होगा तो पुराने फैसलों को देखेगा। देखें, डेमोक्रेसी के अंदर स्टैच्यूट ताकतवर है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे नुमाइंदे हैं उनका बनाया हुआ लॉ ज्यादा वैलिड है। लेकिन किसी मसले पर अगर स्टैच्यूट मौजूद नहीं है तो बेटा कॉमन लॉ, जो पुराने फैसले हैं जिसको अब हम केस लॉ कहते हैं, वो फॉलो किया जाएगा। आई होप आप लोगों को बात समझ आई है। कोई भी चीज तो समझ ना आई हो तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने अपना नंबर दिया था, आप मुझे मैसेज करें, पूछें। ओके, लास्ट क्लास में नंबर दिया था बेटा, मैसेज करके मुझे पूछें। सो व्हाट द लॉ इज, कॉमन लॉ, इक्विटी लॉ। किंगडम खत्म हो गया तो इक्विटी खत्म होके कॉमन लॉ के साथ मर्ज हो गया आज, और इसका नाम केस लॉ हो गया। पुराने डिसीजंस एवरग्रीन, हमेशा चलती रहेगी। और एक नई सोर्स आ गई, हमारे नुमाइंदे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव स्टैच्यूट लॉ बनाना शुरू हो गए। अगर किसी मसले पर स्टैच्यूट लॉ मौजूद नहीं है तो वहां कॉमन लॉ यानी पुराने फैसले फॉलो हो। लेकिन याद रखिएगा, डेमोक्रेसी के अंदर स्टैच्यूट, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून ज्यादा ताकतवर है, बट तमाम मसलों पर पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून मौजूद नहीं है, तो कुछ चीजों पर हम आज भी पुराने डिसीजंस को रेफर करते। ओके भाई, डन है, क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वी मूव फॉरवर्ड, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।